Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the problem-based question on law of torts. So, topic is negligence. Now, what do you mean by the term negligence? अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो नेग्लिजेंस क्या है? जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, ध्यान से काम नहीं कर रहे हो. अगर हम ले लैंग्वेज में बात करते हैं तो नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि यू आर वेरी नेग्लिजेंट. बट कोई है नहीं, कोई ध्यान से काम नहीं कर रहे हो. सपोज ड्राइव कर रहे हो, बड़े मज़े से ड्राइव कर रहे हो, कोई ध्यान से ड्राइव नहीं कर रहे हो. इज़ इट क्लियर? यू आर बीइंग नेग्लिजेंट इन ड्राइविंग. इज़ इट क्लियर? तो नेग्लिजेंस क्या है? जहाँ एब्सेंस ऑफ इंटेंशन टू कॉज दी हार्म कंप्लेंट ऑफ, कि केयरलेसनेस अनरीजनेबल कॉन्डक्ट है. Is it clear? So merely unreasonable conduct without damage is not actionable. ये पनिशेबल ऑफेंस ज़रूर हो सकता है. इधर ये जो कंडक्ट है, इट इज़ फॉलोड बाय हार्म टू अनदर गिव्स राइज टू लाइबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस. अब यहाँ पे क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है नेग्लिजेंस के? कि डिफेंडेंट है, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ. क्या? तो अब जो जैसे मैंने आपको अभी ड्राइविंग का एग्जांपल दिया है, व्हेन यू आर ड्राइविंग आपको बहुत ध्यान से ड्राइव करना चाहिए. मींस कि जो रोड पे आ रहे हैं आपकी वहाँ ड्यूटी बनती है ऑफ केयर टूवर्ड्स दी अदर, कि आप अपनी तरफ से अच्छे से केयरफुली ड्राइव कर रहे हो. नेक्स्ट क्या है? ही मेड अ ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी. एंड थर्ड इज प्लेंटिफ सफर्ड सम डैमेज इन कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ. इज इट क्लियर? तो ये तीन इसेंशियल्स हैं आपके. कौन कौन से हैं? ड्यूटी ऑफ केयर पहले, सेकेंड ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी, एंड थर्ड प्लेंटिफ को डैमेजेस, नुकसान हुआ है उसकी वजह से. नाउ ड्यूटी ऑफ केयर, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी ऑफ केयर? ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है कि आपकी ड्यूटी है टू टेक दी केयर, कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो यू शैल बिहेव रीजनेबली, केयरफुल, ड्यूटीफुल. इज इट क्लियर? सो जो ये ड्यूटी ऑफ केयर का कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस पे डिपेंड कर रहा है. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको ड्राइविंग का एग्जांपल दे दिया, देन आप डॉक्टर का एग्जांपल हो कि जो डॉक्टर की ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ हिज पेशेंट. एम्प्लॉयर की ड्यूटी अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे. रेजिडेंट की ड्यूटी है टू हिज नेबर. सो रीजनेबलनेस ये क्या है? इट इज़ अ की टू असरटेन द ड्यूटी ऑफ केयर इन ईच केस. अब नेक्स्ट आपका आता है ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी. जो ड्यूटी ऑफ केयर है, अब इस ड्यूटी की ब्रीच हो रहा है. तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है? जहाँ पे डिफेंडेंट ने केयर नहीं किया है, ही इज़ नॉट केयरफुल, वो केयरलेसली कोई एक्ट कर रहा है. इज़ इट क्लियर? तो ब्रीच, और जब वो केयरलेसली एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो गया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया. इस तरह की ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है, इट इज़ इसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट दी नेग्लिजेंस. थर्ड क्या आ गया? नुकसान हुआ है. अब उस ड्यूटी की वजह से, जो ड्यूटी ऑफ केयर उन्होंने नहीं किया, उस वजह से प्लेंटिफ को कोई नुकसान हुआ है. इज़िटली ये थर्ड इसेंशियल है नेग्लिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. ना अगर डिफेंडेंट ही ओज अ ड्यूटी टू दी प्लेंटिफ, ब्रीच कर रहे उस ड्यूटी के, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा. कब तक? जब तक कोई नुकसान प्लेंटिफ को नहीं होगा. सो इफ फर्स्ट टू इसेंशियल्स आर प्रेजेंट, कि डिफेंडेंट की ड्यूटी थी टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, सेकेंड की उन्होंने उस ड्यूटी की ब्रीच किया है, थर्डली क्या है? उस वजह से प्लेंटिफ को नुकसान होना चाहिए. अब यहाँ पे दो इसेंशियल्स सपोज हैं, दैट इज़ ड्यूटी एंड ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, बट कोई भी नुकसान नहीं हुआ है प्लेंटिफ को, देन नो एक्शन शैल लाई फॉर नेग्लिजेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना कि तीनों के तीनों इसेंशियल्स होने चाहिए नेग्लिजेंस को के अंडर स्यू करने के लिए. नाउ सीधी प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल क्या है? जो प्रेमिसेस का ऑक्यूपायर है, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू ऑल हिज इन्वाइटीज एंड विजिटर्स.
ठीक है। अगर आप अपने सपोज़ घर पे किसी को इनवाइट कर रहे हो या अपने बिज़नेस प्लेस पे किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जिनको आपने इनवाइट किया है या आपकी प्लेस पे कोई विज़िटर्स आ रहे हैं उनके ध्यान रखना है। ड्यूटी ऑफ केयर किसकी है? ओनर ऑफ द प्रेमिसेस। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? सुरेश है, ही इज़ सुरेश वो बिग बंगलो के ओनर हैं। सुरेश ओनर है बिग बंगलो के विद अ कंपाउंड वॉल। नाउ सुरेश वो स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे अपने कंपाउंड में, अपने बिल्डिंग में, अपने एरिया में। ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ स्विमिंग पूल। काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था। उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला कि गनी बैग्स को कवर कर दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जो पोस्टमैन वो अंदर आए टेलीग्राम डिलीवर करने के लिए। वो जो काम उनका बीच में पड़ा था, अभी पेंडिंग पड़ा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो पोस्टमैन कहाँ पे गिर गए? उस पूल के अंदर गिर गए। नाउ पोस्टमैन ही हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द सुरेश क्लेमिंग द कॉम्पनसेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेदर postman Suresh is liable or not, whether he is going to pay compensation to the postman or not. Is it clear? तो अब यहाँ पे जो आंसर है आपका, देखो तीन आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दी गई हैं वो क्या ऑप्शंस दी गई हैं? सुरेश इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही डिड नॉट इनवाइट द पोस्टमैन टू हिज हाउस। अब ये देखो, अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आंसर ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल का कहा है कि किसकी तरफ ड्यूटी ऑफ केयर है? ओनर की, टू ऑल हिज इन्वाइटीज़ एंड विजिटर्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है कि सुरेश इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही डिड नॉट इन्वाइट द पोस्टमैन टू हिज हाउस, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका कि जो सुरेश है वो लाइबल हो, सुरेश इज़ लाइबल बिकॉज द पोस्टमैन केम इनटू द प्रीमिसेस इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी। और थर्ड क्या है ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन था सुरेश इज़ लाइबल बिकॉज द पोस्टमैन केम इनटू द प्रेमिसेस इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है? सुरेश इज़ नॉट लाइबल बिकॉज इट वॉज नॉट द फॉर द पोस्टमैन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, बिकॉज इट वॉज फॉर द पोस्टमैन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। क्या ये आंसर होगा? नहीं। सो ऑप्शन इज सी कि सुरेश लाइबल होगा, क्योंकि पोस्टमैन उनके प्रेमिसेस में क्यों आया था? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। सो सुरेश यहाँ पे लाइबल है क्योंकि उसकी ड्यूटी है ऑफ केयर टू ऑल हिज इन्वाइटीज़ एंड जेन्युइन विजिटर्स। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिगार्डिंग जो ऑक्यूपायर है is liable to a trespasser in respect of some willful act intended to cause harm or done with reckless disregard. ऑक्यूपायर है वो लाइबल है टू अ ट्रेसपासर इन रेस्पेक्ट ऑफ सम विलफुल एक्ट इंटेंडेड टू कॉज हार्म और डन विद रेकलेस डिस्कार्ड। तो यहाँ पे फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स क्या है? अ फार्म हाउस जो कि थटोपा को बिलोंग कर रहा था, वो फार्म हाउस, उन्होंने अपने फार्म हाउस को कैसे फेंस कर लिया? इलेक्ट्रीफाइडली फेंस कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था उनका? ऑब्जेक्ट ये था कि वो इंश्योर करें कि जो उनका जो फार्म है वो सिक्योर हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स से, कि उनके फार्म के अंदर कोई वाइल्ड एनिमल्स ना आ सकें। सो ये क्लियर वार्निंग थी अबाउट दी, और वहाँ पे क्लियर वार्निंग भी उन्होंने दे दिया था कि ये इसकी जो फेंसिंग है वो इलेक्ट्रीफाइड है। क्रिकेट बॉल, क्रिकेट वहाँ पे पास में प्लेग्राउंड भी था फार्म के पास में, तो क्रिकेट बॉल हिट फ्रॉम अ नियर प्लेग्राउंड, वो कहाँ पे चली गई? फार्म के अंदर चली गई है। नाउ मुठाना जो कोच थे, इज इट क्लियर? कोच थे, मुठाना कोच थे, वो समर कैंप कंडक्ट कर रहे थे स्कूल के बच्चों के लिए। उन्होंने, कोच ने क्या किया? वो बॉल को लेने के लिए, बॉल को उठाने के लिए ही अटेम्प्टेड टू जंप दी फेंस। अब उनको चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। नाउ मुठाना ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट थटोपा फॉर द रिलीफ। अब यहाँ पे क्या
थटोपा लाइबल होगा या नहीं होगा? First, Thatota will not be liable because Mutana was a trespasser. Thatopa will not be liable because he had given sufficient warning about the electric fence. Third, Thatopa will be liable because he must have taken note of the adjacent playground. Is it clear? तो अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल क्या था आपका कि जो ऑक्यूपायर है वो ट्रेसपासेस के लिए लाइबल है, और क्यों? इन रिस्पेक्ट ऑफ सम विलफुल एक्ट, in respect of some willful act intended to cause harm or done with reckless regard. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे थटोपा लाइबल होगा, क्यों? क्योंकि he must have taken note of the adjacent playground. तो ऑप्शन इज सी. इज इट क्लियर? सो जो ऑक्यूपायर है प्रेमिसेस का, ही ओज अ ड्यूटी टू टेक सच रीजनेबल केयर टू सी दैट द एंट्रेंट डज नॉट सफ़र इंजरी ऑन द प्रेमिसेस बाय द reason of the danger concerned. Is it clear? Next is regarding next principle क्या है? A careless person becomes liable for his negligence when he owes a duty of care to others. A careless person becomes liable for his negligence when he owes a duty of care to others. Facts क्या है? जैसे ही बस प्लेटफॉर्म को छोड़ के गई, ठीक है, बस वहाँ से चली गई है प्लेटफॉर्म से, बसप्पा रश्ड एंड बोर्डेड दी बस कीपिंग दी डोर ओपन. ठीक है, जो बिरप्पा है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास खड़े थे एंड ही वॉज हिट बाय द डोर ऑफ द मूविंग बस एंड इंजर्ड. बिरप्पा takes Basappa to the court demanding monetary compensation. फैक्ट्स क्लियर है? रिपीटिंग इट अगेन. प्लेटफॉर्म पे बस खड़ी थी, जैसे ही प्लेटफॉर्म से बस चली गई है, बसप्पा ने भाग के वो बस को बोर्ड कर लिया, बस पे चढ़ गए हैं और बस का जो गेट था, डोर था, वो उन्होंने ओपन ही छोड़ दिया है. बिरप्पा जो बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म के पास खड़े थे, उनको चोट लगी है. किस वजह से? मूविंग बस के डोर से उनको चोट लगी, और उनको जो बिरप्पा जिनको चोट लगी थी, उन्होंने बसप्पा के अगेंस्ट केस फाइल किया डिमांडिंग मॉनेटरी कंपनसेशन. नाउ वेदर क्वेश्चन अराइजेज वेदर बसप्पा इज़ लाइबल और नॉट. सो लुक एट दी ऑप्शंस. क्या ऑप्शंस क्या आपके पास यहाँ पे? फर्स्ट इज रिगार्डिंग बसप्पा इज लाइबल टू बिरप्पा फॉर नॉट हैविंग टेकन केयर to close the door of the moving bus. Second, Basappa is not liable to Birappa as it was the duty of the conductor of the bus to close the door. Third, Basappa nahi liable hai to Birappa as it was the duty of the latter to take sufficient care while standing on the platform and not expose oneself to such accidental harm. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आंसर इज ए. Basappa is liable to Birappa for not having taken care to close the door of the moving buses. तो बसप्पा की यहाँ पे लीगल ड्यूटी है टूवर्ड्स दी अदर दैट ही शुड हैव क्लोज द डोर. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लीगल प्रिंसिपल क्या है? अ केयरलेस पर्सन बिकम्स लाइबल फॉर हिज नेग्लिजेंस व्हेन ही ओज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अदर्स. A careless person becomes liable for his negligence when he owes a duty to take care of other. फैक्ट्स क्या है? मंजीत कौर एक विडो है जिनके हस्बैंड की डेथ एक मोटर एक्सीडेंट में हो गई थी, और उन्होंने एक अपील फाइल की है क्लेमिंग इन्हांस्ड कॉम्पनसेशन. मंजीत कौर ने, वाइफ है जो जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने अपील फाइल की है, उसमें इन कॉम्पनसेशन को इन्हांस करने की उन्होंने बात की है. जो ये केस था ये डेली लिस्ट, कोर्ट की डेली लिस्ट में रहा और फॉर 2 वीक्स, और उसके बाद इस केस को डिसमिस किया गया ऑन डिफ़ॉल्ट. सो जो काउंसिल थे मंजीत कौर की, काउंसिल फॉर मंजीत कौर is liable to Manjeet Kaur for not having taken care to inquire the daily list. Liable to Manjeet Kaur, it was the duty of the court to inform Manjeet Kaur. Not liable because it was the duty of the Manjeet Kaur to take.
अब देखो यहाँ पे इसने अपने काउंसिल के थ्रू अपील किया था, तो किसकी ड्यूटी बनती है, इसके काउंसिल की ड्यूटी बनती है। सो काउंसिल ऑफ मंजीत कौर इज़ लाइबल टू मंजीत कौर फॉर नॉट हैविंग टेकन केयर टू इंक्वायर दी डेली लिस्ट। तो यहाँ पे काउंसिल की लीगल ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट के केस को ध्यान रखें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग a principal shall not be liable principal shall be liable for any damage caused by the agent in the course of employment. Scope क्या agent authority is conditioned not only by the power conferred by the principal but by the reasonable public परसेप्शन ऑफ सच अथॉरिटी। इज इट क्लियर? क्या है, प्रिंसिपल है वो किसके लिए लाइबल होगा, अगर उसके एजेंट ने कोई डैमेज कॉज की है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो स्कोप है एजेंट अथॉरिटी का, इट इज़ नॉट कंडीशन ओनली बाय द पावर कन्फर्ड बाय द प्रिंसिपल बट बाय द रीजनेबल पब्लिक परसेप्शन ऑफ सच अथॉरिटी। सो फैक्ट्स क्या है कि ओमेगा ये वेल नोन हॉस्पिटल है जो कि स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं व्हेन अ पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल, तो जो जनरल फिजिशियन है वो उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं और उन्होंने स्पेशलिस्ट कंसर्न से रेफ़र कर रहे हैं। सो ब्रोशर था जो हॉस्पिटल का, वो सारे डॉक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं एज दी ओमेगाज डॉक्टर, ठीक है। पर इनफैक्ट में क्या था, जो रियलिटी थी वो क्या थी, वो सारे जनरल फिजिशियंस थे, वो इंडिपेंडेंट पीपल थे, ओमेगा की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे थे अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओमेगा वेल नोन हॉस्पिटल है, वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे थे। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता था तो जनरल फिजिशियन उन्हें एग्जामिन कर रहे थे और उन्हें स्पेशलिस्ट कंसर्न के को रेफ़र कर रहे थे। ब्रोशर था जो हॉस्पिटल का, वो सारे डॉक्टर्स को ओमेगाज डॉक्टर डिस्क्राइब कर रहे थे, बट रियलिटी में वो सारे जनरल फिजिशियंस इंडिपेंडेंट पीपल थे जो कि ओमेगा हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे थे अंडर दी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स। सो गोकुल जो कि उनके ब्रोशर को उन्होंने देखा, गोकुल ने, वो हॉस्पिटल आए एंड ही वांट टू सीक क्योर फॉर अ रेयर काइंड ऑफ डिजीज़। सो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ऑपरेट किया गया कुछ हार्ट प्रॉब्लम के लिए। और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए थे एडमिशन के टाइम पे, एक वहाँ पे फॉर्म था अंडर ओमेगा डिस्क्लेम्ड लाइबिलिटी फॉर, कि ओमेगा की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एनी डॉक्टर। सो गोकुल ने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए मैकेनिकली, जैसे कि ज़्यादातर सारे पेशेंट्स करते हैं अंडर एग्नोजिंग सर्कमस्टांसेस। अब ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटिंग सर्जन गोकुल की डेथ हो गई है, ठीक है। किसकी वजह से? नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटिंग सर्जन की वजह से गोकुल की डेथ हुई है। जब उनके किथ और किन ने सूट फाइल किया अगेंस्ट दी ओमेगा हॉस्पिटल एलिजिंग नेग्लिजेंस, ओमेगा ने रेजिस्ट किया द क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट साइंड बाय द गोकुल। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस? Omega shall not be liable since the contract signed by Gokul exempted it from any liability. Second, Omega shall not be liable since it is not really in a position to control the specialist surgeon in course of complicated operation. Omega shall be liable because Gokul was drawn into the hospital by brochure describing the various facilities available. Is it clear? So यहाँ पे क्या आंसर क्या है? Omega shall be liable because Gokul was drawn into the hospital by its brochure describing the various facilities available. यहाँ पे क्या है कि ब्रोशर है वो सारे डॉक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहा था कि वो ओमेगा के डॉक्टर्स हैं और ऑपरेशन फेल हुआ था डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से। सो हॉस्पिटल यहाँ पे लाइबल होगा। इज इट क्लियर? So guys, in the next session I'll be taking up the next topic, that is defenses to negligence. Thank you.